नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कोरोना वायरस का दिल से जुड़े कॉम्प्लिकेशंस में कितना अहम और बड़ा रोल है, आज इस खास पेशकश में इस पर बात करेंगे। क्या कोरोना दिल को बीमार कर रहा है? क्या जिन्हें दिल की कोई बीमारी नहीं है वो भी कोरोना संक्रमित होने के बाद दिल के रोगी हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात कि क्या कोरोना से उबरने के बाद भी हार्ट अटैक का खतरा मंडराता रहता है? हाल ही में कोरोना मरीजों के हार्ट अटैक के कई मामले सामने आने के बाद हर किसी के जहन में यही सवाल है। इन तमाम सवालों पर हम हमारे मेडिकल एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। क्या कोरोना कर रहा है दिल पर चोट? क्या कोरोना से हो रहे हैं हार्ट फेल? क्या है कोरोना का दिल का मामला? कोरोना का यह नया खेल है। नाक और मुंह के रास्ते शरीर में पहुंचने वाला कोरोना वायरस अब मरीजों के दिल से खेलने लगा है और इसके ज्यादा शिकार बन रहे हैं युवा। हाल के दिनों में ऐसे कई केस आए हैं जब मरीज कोरोना से तो उबरता नजर आया, लेकिन अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो गई। कोविड वायरस कैसे हार्ट पर असर करता है, जरूर इसे मेडिकल एक्सपर्ट से समझिए। अनफॉर्चुनेटली ये वायरस हार्ट को भी इफेक्ट करता है और हार्ट में क्लॉटिंग करता है। हार्ट में खून के थक्के जम सकते हैं, वो खून के थक्के लंग्स में भी जम सकते हैं और हार्ट की आर्टरीज में भी जम सकते हैं, उससे हार्ट अटैक होता है। दूसरा ये होता है कि इस वायरस से हार्ट की वीकनेस, हार्ट मसल की वीकनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है हार्ट के अराउंड। जब हार्ट की वीकनेस आती है तो उससे हार्ट फेलियर शुरू हो जाता है, बीपी फॉल होना शुरू हो जाता है और बड़ी रैपिडली प्रोग्रेशन होता है। और तीसरा, हार्ट की जब ये इन्वॉल्व करता है तो एरिथमियाज या हार्ट की रिदम फास्ट हो जाती है, वो या तो स्लो हो जाती है या हार्ट ब्लॉक में चली जाती है। और चौथी बात होती है लंग्स के अंदर क्लॉट आना, जो कि अचानक होता है, सडन होता है, उससे भी हार्ट पे असर पड़ता है, हार्ट स्टॉप हो जाता है और ब्रेन में क्लॉट होना। ये एक जो सम्मिश्रण है। पिछले साल भर से कोरोना मामलों को ट्रैक कर रहे डॉक्टरों का मानना है कि पिछली लहर के मुकाबले इस बार दिल की समस्या ज्यादा देखने को आई है। पिछली बार 10 से 15% मरीजों में ही पोस्ट कोविड हार्ट अटैक के केस देखे गए थे। अब इस टाइम हमने क्या देखा है कि कितने युवा, जो क्योंकि हमारे को रेफर भी होते हैं बाहर से, हमारे अपने भी पेशेंट्स हैं, कि उनके ऊपर जो इन्फ्लेमेशन हुआ वो इतना भयंकर था कि हार्ट के ऊपर भी बहुत सीवियर इफेक्ट पड़ा जिस इन्फ्लेमेशन से, जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। और हार्ट की पंपिंग जो है कई लोगों में 20-25% तक आ गई और सडनली वो फ्लैश पल्मोनरी एडीमा, जिसमें लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, वो फ्लैश पल्मोनरी एडीमा हुआ। इमीडिएटली उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ रहा है और कई लोगों की जान चली गई इसी प्रोसेस में। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना के संक्रमण से दिल की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। इससे धड़कन की गति प्रभावित होती है और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या असामान्य रूप से उत्पन्न होने लगती है। सवाल ये है कि कितना बड़ा है ये खतरा, कैसे बच सकते हैं इस खतरे से हम? बने रहिए हमारे साथ। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए आज तक पर मौजूद है मेडिकल एक्सपर्ट। आज तक ब्यूरो। तो सभी मेडिकल एक्सपर्ट्स इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर भरत गोपाल जी हैं, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल। डॉक्टर अजय कौल हैं, कार्डियक सर्जन, चेयरमैन BKL सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर मनोज कुमार जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स हॉस्पिटल में, और साथ ही डॉक्टर संदीप वोहरा जी जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। सबसे पहले डॉक्टर साहब, अजय जी आपका रुख करते हुए, 3 स्टेजेस में हम बांट देते हैं और इस वायरस को बेहतर तरीके से समझने के लिए और इसके ब्रेकडाउन के लिए इन 3 स्टेजेस में मैंने दरअसल इस चर्चा को बांटा है। पहला स्टेज है जो बचाव की स्टेज है, उस पर काफी चर्चा हो चुकी है कि कैसे हम इस वायरस से बचें, कैसे रोकथाम की जाए। सेकेंड स्टेज यानी कि ट्रीटमेंट, जब आप एक बार पॉजिटिव हो जाते हैं या तो होम आइसोलेशन के जरिए या फिर अस्पताल में भर्ती होकर आप ट्रीटमेंट करते हैं, वो डॉक्टर्स के हाथ में होता है। कुछ हद तक कई पॉइंट सामने रखे गए हैं कि कैसे आप ट्रीटमेंट करें। लेकिन थर्ड स्टेज यानी कि रिकवरी स्टेज, उस पर यह चर्चा फोकस्ड रहेगी, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग
घर में ट्रीट हो रहे हैं या फिर अस्पताल में हैं और आरटीपीसीआर रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ चुकी है। इस रिपोर्ट के नेगेटिव आने के बावजूद भी क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डॉक्टर अजय जी, आपसे मेरा सवाल है। श्योर, कैन यू हियर? जी हाँ, देखिए, पहला चीज हमें ये समझना है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन वायरस, जिसमें कि पहले इतनी इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं होती थी, लेकिन अब जो ये नया स्ट्रेन वायरस का है, इट इज अफेक्टिंग ए सीवियर, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म, जिसकी वजह से हार्ट अफेक्ट होता है, एंड इट इज वेरी वेल नोन दैट इट अफेक्ट्स हार्ट। नाउ लेट मी डिवाइड दिस टॉक इनटू टू कैटेगरीज। वन इज दोज जिनकी की हार्ट की अंडरलाइंग प्रॉब्लम है। जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी हार्ट की अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, आपको ये समझना चाहिए कि वो स्ट्रेस को बहुत ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम ये टीवी पे बहुत बार देखते हैं कि यू शुड नॉट वरी, अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, होल्ड ऑन फॉर सम टाइम, बट नॉट फॉर पेशेंट्स हु हैव अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि इन लोगों को अगर इनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन एक क्रिटिकल लेवल से कम हो जाती है, दे कांट टॉलरेट एंड पेशेंट गोज इनटू, जिसको हम एरिथमिया बोलते हैं, सडनली हार्ट इरेगुलर हो जाता है, इनको हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरा एक चीज है, सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कि कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसकी वजह से हार्ट सडनली इन्फ्लेम हो जाता है और मायोकार्डाइटिस हो जाता है, इसमें एरिथमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसमें हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये वो पेशेंट्स होते हैं जो कि घर में ट्रीट नहीं हो सकते हैं। अगर मैं ये कहूंगा कि लोगों को बहुत केयरफुल रहना है, उन पेशेंट्स, देखिए अगर किसी को लंग का प्रॉब्लम है या डायबिटीज है, ये दे कैन विथस्टैंड प्रॉब्लम्स फॉर क्वाइट सम टाइम, लो ऑक्सीजन लेवल्स। लेकिन जिन लोगों को हार्ट का ऑलरेडी अंडरलाइंग प्रॉब्लम है या उनको कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे बार बार उनको लग रहा है कि हार्ट रेट फास्ट हो रही है, या उनको लग रहा है कि जैसे वो बैठे हैं और खड़े हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन, जो कि एक पॉट करके एक डिजीज होती है, पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज्ड बाय टैकीकार्डिया सिंड्रोम। इन पेशेंट्स को अगर चक्कर आ रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, दे शुड इमीडिएटली गो एंड सीक, इमीडिएटली हॉस्पिटल्स के तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है, आप ये बोल सकते हैं कि आपने घर में इलाज करवाइए, लेकिन जब आप हॉस्पिटल्स जाना चाहें और आप बेड देखना चाहें या ऑक्सीजन लेना चाहें, वो तो मिलता नहीं है। सो दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। हमें इसको कैसे टैकल करना चाहिए, ये देखना बहुत जरूरी है। नॉट ओनली एडल्ट्स में, आप ये बोल रहे थे कि यंगर पेशेंट्स में इन्वॉल्व, मैं तो ये कहूँगा बच्चों में एक आजकल प्रॉब्लम हुई है, जिसको हम बोल रहे हैं कि मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसमें इवन छोटे बच्चों को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, और ये सडन डेथ का रीजन होता है। तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो ये इन्फ्लेमेशन है, हार्ट को इतनी बुरी तरह से अफेक्ट करती है, जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स है, दे हैव टू बी केयरफुल, जिनको अंडरलाइंग डिजीज है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, और इनको हम उस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं कि आप जब आपकी सैचुरेशन कम हो तब आप हॉस्पिटल के बारे में सोचिए। इनको पहले से ही डॉक्टर्स को कांटेक्ट करके रखना है कि अगर इमरजेंसी आए, दे एटलीस्ट गेट सम ट्रीटमेंट। डॉक्टर भरत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स अस्पताल में। डॉक्टर भरत, जिस तरीके से डॉक्टर अजय ने इसे सिंप्लीफाई किया, उन्होंने कहा कि अगर आपको पहले से हार्ट कंडीशन है तब आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको नहीं है तब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगी कि यंग पेशेंट्स में क्यों हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। ये लोग आरटीपीसीआर रिपोर्ट में नेगेटिव आते हैं, घर चले जाते हैं, उसके बाद हार्ट में दिक्कत आती है, हार्ट फेलियर होता है और अचानक मौत हो जाती है। क्या वजह है इसकी, कैसे इससे बचे? क्योंकि घर वाले और उनके परिजन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कब अप्रोप्रिएट टाइम है उन्हें डिस्चार्ज का, या फिर ये समझा जाए कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। कैसे इस बात पर मोहर लगेगी? आई थिंक नेहा, थोड़ा सा कंफ्यूजन, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, शायद एक क्वेश्चन आपका डॉक्टर मनोज के लिए है जो कार्डियोलॉजिस्ट मैक्स से हैं। जी, डॉक्टर मनोज के लिए है मेरा ये सवाल। ठीक है, मैं वो इस सवाल को ले रहा हूँ। ऐसा है कि सबसे पहले मैं ये बताऊं कि एक आरटीपीसीआर निगेटिव हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोविड की जो है वो बीमारी खत्म हो गई। ये आपकी इन्फेक्टिविटी को केवल शो करता है। दूसरी, आपको हार्ट कैसे इन्वॉल्व होता है, इसमें 4 चीजें मैं आपको गिन के बता देता हूँ कि जैसे इसका जो बाइंडिंग रिसेप्टर्स है ACE2 रिसेप्टर्स जो है वो हार्ट में भी होता है।
तो एक तो साइटोकाइन स्टॉर्म, जैसा डॉक्टर कॉल भी बता रहे थे, उसके वजह से मायोकार्डाइटिस होता है। दूसरी चीज है कि जैसे जो हृदय की धमनियां होती है, जिनको हम लोग कॉरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उसकी लाइनिंग भी जो होती है वो भी ACE2 रिसेप्टर्स होती है, तो वहां पे ये काम करके इस लाइनिंग को ब्रेक कर देता है, और ये इंडोथेलियल लाइनिंग बोलते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके नसों में खून का थक्का न जमे। तो इस इरोजन की वजह से आपके नसों में थक्का बनता है, तो इससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट अटैक या एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम। तीसरी चीजें, जानलेवा जो हार्ट की जो रिदम है वो खराब हो जाती है, जानलेवा रिदम डेवलप होती है, जिसको मैलिग्नेंट एरिथमिया कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। चौथी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि हार्ट फेलियर, क्योंकि ओवरऑल हार्ट का फंक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह की 4 चीजें हमें कोविड-19 में देखने को मिल रही है। खास करके इस नए स्ट्रेन में देखा जा रहा है कि ये कोगुलेबिलिटी जो है, जो थक्के बनने की प्रक्रिया है, वो बहुत ज्यादा हो रही है, चाहे हार्ट में हो चाहे लंग्स में हो। तो जब ये कॉर्नरी आर्टरीज में होता है तो हार्ट अटैक होता है। ऐसे में मैं कहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एंटीकोगुलेंट पे नहीं होते हैं या सिम्टम्स इग्नोर कर दिए जाते हैं। जैसे चेस्ट डिस्कम्फर्ट अगर आपको कोविड के दौरान होता है, वो 5वां दिन हो 7वां दिन हो, तो ये क्योंकि आप देखिएगा अगर इसमें है कि 65% पेशेंट जो क्रिटिकली होते हैं, मायोकार्डियल जो कार्डियक मार्कर्स होता है, जिसको हम लोग मेडिकल में ट्रोपोनिन आई बोलते हैं, वो बढ़ा मिलता है। तो इसका मतलब सम सॉर्ट ऑफ कार्डियक इंजरी या हार्ट की इंजरी तो हर पेशेंट्स में होती है, माइल्ड केसेस में कम होती है, अराउंड 12 से 14। सीवियर केसेज है उसमें 60% होती है। तो अब ऐसा है कि इसमें अगर आपको चेस्ट में रेट्रोस्टर्नल कोई भी पेन जो जॉल में, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों में मैंने 4 हार्ट अटैक की, इसमें से 3 कोविड पॉजिटिव को कोई कोविड के लक्षण कवर कर चुके थे महीने से। का मतलब ये जो कोगुलेबिलिटी है, हाइपर कोगुलेबिलिटी, और ये जो इंजुरी जो डेवलप होती है ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में, ये बहुत दिन तक परसिस्ट करती है। तो एंटीकोगुलेंट्स का कोर्स थोड़ा लंबा रखना पड़ता है। दूसरी चीज है कि अर्ली इसमें इंटरवेंशन की जरूरत है। किसी को छाती में दर्द हो रहा है तो उसको ऐसे मत समझिए कि दवा खाने की वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो दवाइयों की वजह से भी, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं, उसके वजह से रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस हो जाती है या गैस्ट्राइटिस हो जाता है, स्टोमक में छीलन होती है, उससे भी नॉन स्पेसिफिक चेस्ट पेन होते हैं। बट मुझे लगता है कि हर पेशेंट जिसको रेट्रोस्टर्नल छाती के बीचों बीच चेस्ट पेन हो रहा है, दोनों आर्म्स में जा रहा है, उनको अपना ECG कराना चाहिए। और ECG के तुरंत उपरांत अगर शंका लगती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट फ्यू आवर्स में ECG नॉर्मल भी आती है, तो उनका इकोकार्डियोग्राफी करके देखना चाहिए। क्योंकि एक और चीज है जिसको स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जिसमें कि नसें ब्लॉक नहीं होती है बट हार्ट का फंक्शन, ग्लोबल फंक्शन, जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसको स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी या टाकासुबो कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। डॉक्टर भरत का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर भरत, आपसे समझना चाहेंगे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जिसकी इस वक्त भारी डिमांड है और हमने देखा है कि कैसे लोग इस वक्त जूझ रहे हैं एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए, किन लोगों के लिए आप रेकमेंड करेंगे पोस्ट रिकवरी घर में एज स्टैंड बाय रहे? कौन से वो पेशेंट्स हैं जिन्हें इनकी जरूरत पड़ सकती है? और साथ ही एक और चीज पर मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि अगर चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, कैसे डिसाइफर करें आप ये कि ये हार्ट रिलेटेड है या लंग रिलेटेड है? आपने काफी अच्छे सवाल पूछे और ये अलग अलग से इनका धीरे से जवाब देना पड़ेगा। देखिए, हम अब ये पिछले 1-1.5 साल में ये जान गए हैं कि कोविड एक तो सिर्फ लंग्स की बीमारी नहीं है, ये मोर और लेस पूरे बॉडी को इन्वॉल्व करती है। जैसे हमारे सहयोगियों ने बताया हार्ट को, और हार्ट ही नहीं, पूरे ये शरीर की ही बीमारी है। लॉट ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर आल्सो अकरिंग एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉन्ग कोविड, यानी कि कुछ कोविड के पेशेंट्स रिकवरी के दौरान 2 महीने 3 महीने तक भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स के साथ वापस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ वापस आते रहते हैं। यही नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमें विजिलेंट रहना है, हमें सोचना है कि बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बार हमने देखा है जैसे ही 14, 15, 16 दिन होते हैं, पेशेंट्स फॉलोअप बंद कर देते हैं, पेशेंट्स बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि हमारा कोविड खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, जैसे डॉक्टर मनोज बता रहे, डॉक्टर कॉल बता रहे, बहुत बार रिकवरी पीरियड में भी क्योंकि ये क्लॉट बनने की जो टेंडेंसी है वो आगे भी रह सकती है, तो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स अलग अलग प्रॉब्लम से आ सकते हैं। जैसे आपने चेस्ट डिस्कम्फर्ट बोला, ये हार्ट अटैक ही नहीं, कभी कभी लंग्स का जो अटैक जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहता है, उसके साथ भी पेशेंट वापस आता है चेस्ट पेन के साथ। तो ये हमें उनको बताना पड़ेगा कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है
तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है और अप्रोप्रिएट टेस्टिंग करानी है, उसको नजरअंदाज नहीं करना। दूसरी चीज आपने पूछी कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, देखिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आज की डेट में तो आपको पता ही है कि कितनी मुश्किल से ऑक्सीजन का इंतजाम हो रहा है, पर पोस्ट कोविड में जहां हम पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बेड्स बहुत नहीं है, लो फ्लो ऑक्सीजन पे 1, 2, 3 लीटर पे, उन लोगों को तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इंतजाम करके ही हम भेजते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन हो सकता है कुछ टाइम तक, कभी कभी 4 से 6 हफ्ते एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है जब तक रिकवरी पूरी नहीं होती। अच्छी चीज ये है कि कुछ दवाइयां हैं, कुछ रिहैबिलिटेशन मैनूवर्स हैं, फिजियोथेरेपी हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। पिछले साल तो जो कोविड आया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो ऑक्सीजन पे घर गए थे वो धीरे धीरे रिकवर कर गए थे। तो ये एक अच्छी चीज थी कि उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि ये पेशेंट रिकवर करेंगे या नहीं करेंगे जब हमने उनको ऑक्सीजन पे भेजा, पर 2 से 3 महीने 4 महीने में मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स एक्चुअली रिकवर्ड। तो ये चीज जाननी जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत भय होता है जब हम अपने रिश्तेदारों को घर लेके जाते हैं कि ऑक्सीजन पे घर जा रहा है, ऑक्सीजन क्या होगा आगे। जरूर हमें ध्यान रखना है, पर हमें ये भी साथ में जानना है कि मोस्टली पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। और अब मैं चर्चा में जोड़ना चाहूंगी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर संदीप वोरा को। डॉक्टर संदीप, जिस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस कोरोना में होते हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन एक मनोचिकित्सक के तौर पर आप क्या समझाना चाहेंगे उन पेशेंट्स को जो कि वायलेंट टेंडेंसी डेवलप कर रहे हैं? अगर वो आइसोलेशन में होते हैं, घर परिवार से दूर होते हैं, घर में भी होते हैं तो एक कमरे में बंद रहते हैं, उनको वापस रूटीन में, नॉर्मल में कैसे लाया जाए और उनकी इन टेंडेंसीज को कैसे धीरे धीरे दूर किया जाए? देखिए, जहां तक नेहा जी आपने बोला वायलेंट टेंडेंसीज, तो जहां पर बहुत ज्यादा इस तरह की कोई दिक्कत है जिसमें कोई भी पेशेंट जिसका इलाज चल रहा है आइसोलेशन में और वो तोड़फोड़ कर रहा है, तो डेफिनेटली इमीडिएटली उसको साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है, जो कि उसके वेलविशर्स या उसके साथ जो भी केयर टेकर्स हैं वो ऑनलाइन माध्यम से, टेली साइकेट्री के माध्यम से साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। बट अधिकतर क्या हो रहा है कि आइसोलेशन के टाइम पर आप बहुत ज्यादा, क्योंकि आप बाकियों से कट ऑफ है, तो आप अपने आप को, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपके अंदर एंजाइटी हो रही है या आपके अंदर स्लीप प्रॉब्लम हो रही है, ये कॉमनेस्ट चीजें हैं। तो मेरा सुझाव उन सब लोगों के लिए है, पहली बात कि आप रेगुलर कांटेक्ट में अपने डॉक्टर के साथ रहेंगे, ऑफ कोर्स चाहे वो ऑनलाइन मैकेनिज्म से जैसे भी, तो एक तरफ आपका इलाज पूरी तरीके से चलना चाहिए जैसे आपके डॉक्टर बताएं। दूसरा, आपको अपने आप को सोशली डिस्कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से आप हर एक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप आइसोलेटेड हैं, बट आप किसी भी तरीके से अपने मोबाइल के जरिए से अपने सारे वेलविशर्स, आपके रिलेटिव फ्रेंड से कांटेक्ट में रह सकते हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि आप अगर आप खाली बैठेंगे तो आपको दिक्कत ज्यादा होगी, आपको डिप्रेशन ज्यादा होगा, उसके लिए बहुत जरूरी है। आइसोलेशन का मतलब है कि आप एक कमरे में हैं या कहीं एक जगह पर हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप खाली बैठे। आप अपने डे को पूरा स्ट्रक्चर करें। आप सुबह उठें तो समझें कि मेरे को क्या क्या करना है। अब जब करने की बात आती है उसके अंदर जब आप क्लियर होंगे कि मेरे को कुछ समय के लिए एक चीज करनी है, कुछ समय के लिए दूसरी चीज करनी है, जैसे आप अपने अटेंशन को जिस तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं, चाहे वो बुक्स के रीडिंग के माध्यम में हो सकता है, क्या वो इसके अलावा आपको लगता है कोई भी ऐसी चीज है कोई जिससे आप अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं, किसी ऑनलाइन के किसी कोर्स के माध्यम से, जो आपका ब्रेन आपको अलाउ करे। ठीक है, देखिए लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि बेहद सरल और काफी आसान से शब्दों में यहाँ पर हमारा पैनल ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किन बातों का खास ख्याल रखें ताकि आप और आपके परिजन कोविड के इस मुश्किल दौर में भी सुरक्षित रह सकें। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक।